हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज भी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवल की जिसका नाम है द फिशरमैन। और ये एक डेब्यू नॉवल है नाइजीरियन ऑथर चिगोजी ओबियुमा। ये पब्लिश हुआ था 2015 के अंदर। और ये एक बहुत ही पावरफुल और ट्रेजिक स्टोरी है जो कि सेट है 1990s नाइजीरिया के अंदर। समरी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम राइटर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो राइटर के से रिलेटेड भी होते हैं। तो सबसे पहले ये जो राइटर हैं ये एक नाइजीरियन राइटर हैं और इनका नाम है चिगोजी ओबियोमा। और ये एक फेमस नॉवलिस्ट हैं जो कि बोर्न हुए थे एक्यूर नाइजीरिया के अंदर 1986 के अंदर। इनके जो नॉवेल्स हैं वो फाइनलिस्ट हुए थे बुकर प्राइज के लिए। जो इनका सबसे फर्स्ट नॉवल है जिसकी समरी आज हम इस वीडियो में करेंगे वो था द फिशरमैन, जो कि पब्लिश हुआ था 2015 में। उसके बाद उनका नेक्स्ट नॉवल था एन ऑर्केस्ट्रा ऑफ माइनॉरिटीज, 2019 में पब्लिश हुआ। और ये दोनों ही नॉवल जो है शॉर्ट लिस्टेड हुए थे बुकर प्राइज के लिए। अगर इनके राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो इनके वर्क्स के अंदर जो है वो मिक्सिंग होती है मॉडर्न फिक्शन की और नाइजीरियन जो लोक कथाएं होती हैं, कहानियां होती हैं, लोक कहानियां होती हैं, उनका मिक्स होता है इनकी स्टोरीज के अंदर। और वो उन स्टोरीज के अंदर इग्बू कल्चर भी दिखाया जाता है और यूरोबो ट्रेडिशंस भी दिखाए जाते हैं। और मोस्टली जितने भी नाइजीरियन राइटर्स हैं, स्पेशली जो लवांदा नगीची अदची जो है वो हो गई, उसके बाद जो चैनवा चेवी हो गए, वो मोस्टली जो कल्चर जो इनके वर्क्स के अंदर आता है वो इग्बू कल्चर आता है या यूरोबा ट्रेडिशंस आते हैं। अगर इनके लिटरेरी पर्सनालिटी की बात की जाए तो ये जो है इनको 2015 के अंदर 100 लीडिंग ग्लोबल थिंकर्स के अंदर जो था इनका नाम जो था वो सिलेक्ट हुआ था। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि चेनवा अचेबे का जो उत्तराधिकारी है वो किसको माना जाता है। तो इस राइटर को चिगोजी ओबिमा को जो है चेनवा अचेबे का उत्तराधिकारी माना जाता है। ये कहा जाता है कि ये चेनवा अचीवी के उत्तराधिकारी है, यानी उनके राइटिंग स्टाइल की बात की जाए और जिस हिसाब से ये लिखते हैं इसकी तरह से। अगर ये इनके काम की बात की जाए तो ये प्रोफेसर हैं क्रिएटिव राइटिंग और इंग्लिश में यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के अंदर। और अगर इनके वर्क्स की बात की जाए तो दो वर्क्स मैंने बताए हैं, द फिशरमैन जिसकी समरी आज हम करेंगे। उसके बाद है सेकंड था एन ऑर्केस्ट्रा ऑफ माइनॉरिटीज जो कि पब्लिश हुआ था 2019 के अंदर। और इनका जो थर्ड नॉवल था द रोड ऑफ द कंट्री, ये पब्लिश हुआ था 2024 के अंदर, यानी रिसेंट 2024 के अंदर ही पब्लिश हुआ था, 2 साल पहले ही। और इसके अंदर जो स्टोरी है वो दिखाई गई है बाइफ्रा जो वॉर हुआ था उसकी स्टोरी इसके अंदर दिखाई गई है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ गया, ये जो पॉइंट्स जो मैंने निकाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इन्हीं के बेस पे जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो एक एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप सुनना और उनको याद रखना कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो द रोड ऑफ द कंट्री है उसके अंदर कौन से वॉर की बात चल रही है। उसके बाद पब्लिशिंग ईयर पूछा जा सकता है। उसके बाद इसके थर्ड 4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि कौन सा एक वर्क इनका नहीं है। तो यही 3 इंपॉर्टेंट इनके वर्क हैं, ये आपको याद रखने हैं। क्या स्टोरीज होती हैं, क्या उनका प्लॉट होता है, कौन से ईयर में पब्लिश होते हैं, यही आपसे यही पूछ लिया जाता है कि राइटर का नाम, क्योंकि ये यूज टू जो है नहीं हो आप इस वर्क के राइटर के बारे में तो इस राइटर का नाम ही पूछ लिया जाता है द फिशरमैन। और इसके अंदर जो वर्क का नाम है इस नाम से कई और नाम भी है, वर्क भी हैं। तो आपको देखना कि वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इस वर्क का नाम क्या है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर इसकी समरी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको करेक्टर्स का पता होना चाहिए। जो एग्जाम है उसमें करेक्टर्स आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ये करेक्टर जो है किस वर्क के अंदर है या वर्क के अंदर करेक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं वो है बेंजामिन बेन, जो कि इस वर्क के नरेटर हैं, जो कि हमें सारी स्टोरी बताएंगे कि क्या इस वर्क के अंदर हुआ क्या था इस नॉवल के अंदर।
उसके बाद फर्स्ट जो है सबसे बड़ा जो ब्रदर है, ये 4 भाइयों की स्टोरी है। तो सबसे बड़े जो ब्रदर है उसका नाम है अकीना। अकीना जो सबसे बड़ा भाई है, प्राउड है, स्ट्रॉन्ग है। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं अच्छे से। उसके बाद सेकंड जो ब्रदर है उसका नाम है बोजा। बोजा जो है सेकंड नंबर का ब्रदर है, बहुत ही लॉयल है और इमोशनल है। उसके बाद थर्ड नंबर का है ओबिमिव। ये जो है थर्ड ब्रदर है, इंटेलिजेंट है और बहुत ही ज्यादा इंटेंस लव है इसका अपने ब्रदर्स के साथ। और सबसे छोटा है बेंजामिन यानी बेन, जो कि हमें स्टोरी सुनाएगा। ये सबसे वाला छोटा है, यानी यंगर ब्रदर बेंजामिन है, बेन इसको कहा गया है। बेंजामिन, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट करेक्टर है, वो है अबूलू। अबूलू जो है एक मैडमैन है और उसको प्रोफेट भी कहा गया है, और शहर के अंदर यहाँ पे रहता है, इस वर्क में दिखाया गया है उसको। तो ये हाफ मैडमैन है और हाफ प्रॉफिट है। तो कैसे है वो स्टोरी के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कनेक्टेड है ये। उसके बाद आपको चारों कैरेक्टर्स, 4 भाई हैं, चारों भाइयों की स्टोरी है। उनके नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि बड़ा कौन सा है, सेकंड नंबर का कौन सा, थर्ड नंबर का, क्योंकि उसी हिसाब से स्टोरी फिर आगे डेवलप होगी। अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी स्टार्ट जो हमें बता रहा है, वो बता रहा है सबसे छोटे वाला बेंजामिन यानी बेन। बेन अब जो है जहां से स्टोरी स्टार्ट हो रही है, वो 39 ईयर्स का हो चुका है। और ये जो स्टोरी है वो अक्यूर और नाइजीरिया में सेट है। और ये उस टाइम की स्टोरी है जबकि यहाँ पे इस टाइम पे अक्यूर के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, यानी अस्थिरता का माहौल था पॉलिटिकल रूप से। और जो नैरेटिव है बेंजामिन है, वो यंगेस्ट ब्रदर जो कि मैंने बताया था चारों भाइयों में सबसे छोटा है, 39 ईयर्स का अभी हो गया है वो। और ये जो स्टोरी जो 1990s की सेट है, उस टाइम पे पूछा जा सकता है रूल किसका था वहां पे नाइजीरिया के अंदर। तो उस टाइम पे रूल था सैनी अबाचा। ये वहां के रूलर थे और उनका रूल था वहां पे। जो 4 भाई थे, वो उनके फादर जो थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। और वो चाहते थे कि इनके चारों बच्चे, ज्यादा गरीब नहीं थी, सिटी के पास के एरिया में ये लोग रहते थे। तो इनके फादर ये चाहते थे कि इनके बच्चे जो है प्रॉपर डिसिप्लिन में रहे, चारों के चारों, और अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि इनके फादर चाहते थे कि ये बड़े होके मुझे इनको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। और वो हमेशा कहते थे, इसके अंदर वर्क के अंदर एक और इम्पोर्टेंट रिवर है जिसका नाम है ओमी आला। ओमी आला रिवर का नाम भी आपको याद रखना है। और उसके फादर हमेशा मना करते थे कि उस रिवर के पास तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और यहीं आसपास खेलो, कुछ भी करो। ये माना जाता था कि ओमी आला रिवर जो है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और कर्स्ड है। भाई, आपको उनके उसके पास नहीं जाना है। अब इसके पीछे रीजन क्या था? जब क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी यहाँ पे नाइजीरिया के अंदर, नहीं फैली थी, तब तक लोग इस रिवर की पूजा करते थे। यहाँ के जो लोकल लोग थे, जो नाइजीरियन थे, वो ओमी आला रिवर की पूजा करते थे। लेकिन जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी फैली, तो क्रिश्चियन लोगों ने वहां पे अपने जो थे वो श्राइन्स बना दिए, अपनी जो स्टेचूज थे वो बना दिए और उसकी पूजा करने लगे। तो यहाँ पे ये लोग मानने लगे कि भाई अब ये जो चीजें क्रिश्चियनिटी यहाँ पे फैल गई है, तो ये जैसे डेंजरस है वैसे ही ये रिवर भी अब डेंजरस है, तो वहां पे नहीं जाना। और एक रीजन ये भी था कि जो मोस्टली मर्डर्स वगैरह जो होते थे वो वहां नदी के आसपास होते थे। तो इसलिए भी मना किया जाता था, पेरेंट्स मना करते थे अपने बच्चे को कि उस रिवर के पास नहीं जाना है। उसके बाद इसके फादर की जॉब जो है दूसरी शहर में हो, ट्रांसफर जो है वो हो गई, वहां पे जॉब लग गई। तो इसके फादर जो है जॉब के लिए दूसरे शहर में चले गए। अब बॉयज, फादर ने मना किया था, हालांकि मदर ने भी मना किया था, सबने मना किया था, लेकिन बच्चों का जो होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना है, अगर रिवर पे मना करना है तो वहां वहीं पे जाना है। ये पढ़ाई भी कर लेते थे और अपने आसपास खेल भी लेते थे, लेकिन उससे इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। इनको कुछ जो है इंटरेस्टिंग करना था। तो ये प्लान करते हैं कि हम रिवर के पास जाएंगे। ये इनका पहला स्टेप था, ये दिखाने का कि हम जो है अपने पिता के खिलाफ हैं, या एक जहां से इनका रिबेलियन जो है वो स्टार्ट होता है और यहीं से जो है इनका डाउनफॉल भी स्टार्ट हो जाता है।
ये रोजाना फिशिंग के लिए जाते थे और वहीं पे नदी के किनारे जो एक कैरेक्टर था, मैंने जो बताया था हाफ मैडमैन एबूलो, वो वहां पे रहता था। और अबूलू जो था वो हाफ मैडमैन तो था ही, उसके साथ साथ इसको प्रोफेट क्यों कहते थे, इसको जो है एक प्रोफेट इसलिए कहते थे क्योंकि ये माना जाता था कि ये जो बोल देता है वो सच होता है। अब सच होने के पीछे की जो लॉजिक है वो मैं बता देती हूँ। लॉजिक ये होता था कि जब भी किसी भी मर्डर के बारे में पुलिस इंक्वायरी करती थी, ये मोस्टली रहता था नदी के पास। हालांकि ये नहीं है कि इसको कोई शक्तियां मिली हुई थी इसलिए ये बता देता था सारी चीजें, नहीं। ये नदी के आसपास रहता था और जब पुलिस किसी भी मर्डर से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करती थी तो ये कुछ ना कुछ क्लू ऐसे बता देता था जिससे जो क्राइम करने वाला था वो पकड़ा जाता था। तो इससे आसपास सब लोग ये सोचते थे कि ये भविष्यवाणी करने वाला है और जो भी भविष्यवाणी ये करेगा वो सच हो जाएगा। तो इसलिए इसको एक प्रोफेट मानने लग गए। ये जब ये चारों लड़के वहां पे जाते हैं नदी के पास फिशिंग के लिए, तो ये भुलू जो है वो एक भविष्यवाणी करता है इन चारों बच्चों को रोक के। हालांकि बच्चे देख के भाग जाते थे लेकिन ये चारों रुक जाते हैं। तो ये सबसे बड़े वाले जो चार भाई थे सबसे बड़े वाले को कहता है कि तुम्हारा जो मर्डर है वो कोई फिशरमैन करेगा, यानी तुम्हारी जो मौत होगी वो किसी फिशरमैन से होगी। और ये मेन टर्निंग पॉइंट है इस पूरे नॉवल का, कि ये सेंटर पॉइंट रहेगा कि इसी से सारा का सारी चीजें चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन दिखाया गया है कि जो भविष्यवाणी होती है वो रियल में नहीं होती, लेकिन जब पता चल जाता है तो उसी से रिलेटेड इंसान हरकतें करने लगता है और फाइनली उसको सच कर देता है। अब यहाँ पे जैसे ही ये भविष्यवाणी सुनता है कि कोई फिशरमैन जो है तुम्हारा मर्डर करेगा, तो अकीना जो कि बड़ा था जिसके बारे में बोला था कि तुम्हारा मर्डर होगा, अकीना सबसे बड़ा है, तो इसको इसने फिशरमैन को रिलेट कर लिया अपने भाइयों के साथ कि फिशरमैन तो हम सारे भाई ही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा मर्डर जो है मेरे भाई करेंगे। मतलब इसने किस भविष्यवाणी को किस हिसाब से अपनी फैमिली के साथ जोड़ दिया। और धीरे धीरे जो है वो जो कि बॉन्ड भाइयों के बीच में इतना गहरा था, साथ में खेलना था, कूदना था, सारी चीजें डिस्कस करना था, और इसके फादर के जाने के बाद यही यही फैमिली में जो सबसे बड़ा था अपनी पूरी फैमिली को संभालता था। तो वही जो है धीरे धीरे जैसे ही उसके दिमाग के अंदर आया कि उसके भाई ही उसका मर्डर करेंगे, तो वो अपने भाइयों से दूर होना शुरू कर देता है और उनको शक की निगाह से देखने हैं, मतलब शक्की हो जाता है उसके, क्योंकि उसके दिमाग में उसको ये लगा कि हो सकता है मेरे भाई मेरा मर्डर करे, तो वो एक शक्की टाइप का हो जाता है, हर चीज पे शक करने लग जाता है, अपने भाइयों से दूरी बना लेता है, उनके अपने भाइयों का, उनके भाई जो भी करते हैं। अब ये तो नहीं होता कि बचपन में कि भाई जो हैं या बहनें जो भी हैं, ब्रदर सिस्टर आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन ये हर छोटी बात को शक की निगाह से देखने लग गया। अब मैं आपको ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो छूट गया था बता देती हूँ कि इनकी एज, जो अकीना सबसे बड़ा है वो 15 ईयर्स का है, उसके बाद बोजा जो है वो 14 ईयर्स का है, थर्ड नंबर का है वो 11 ईयर्स का है, और जो नरेटर जो हमें स्टोरी सुना रहा है जो कि अब 39 ईयर्स का है, वो उस टाइम पे 9 ईयर्स का था जो अपने बचपन की स्टोरी सुना रहा है ये। तो ये इनकी एज है। तो अकीना जो है धीरे धीरे शक्की होता होता जो उनके बीच में जो बॉन्ड था भाइयों के बीच में वो लड़खड़ा जाता है और वो जो है बहुत ज्यादा शक करने लग जाता है। ये कहता है ये जो भविष्यवाणी थी ये एक टाइप से कर्स बन जाता है, हालांकि सच्चाई नहीं थी इसके अंदर, लेकिन इससे जो है अकीना का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जो मैडमैन के वर्ड्स थे वो अकीना को पागल कर देते हैं, यानी पागल इन द सेंस कि पागल नहीं हुआ था लेकिन शक्की बन जाता है। वो हर चीज पे अपने ब्रदर्स के पे शक करता है और फाइनली जो है अकीना जो है अपने भाइयों के लिए बहुत ज्यादा क्रूअल हो जाता है, जो कि पहले इतना प्यार करता था अपने भाइयों से, वो छोटी छोटी बात पे उनको मारने पीटने लग जाता है। और स्पेशली जो सेकंड नंबर का था बोजा जो था उसके साथ, क्योंकि अकीना को लगता था कि बाकी तो छोटे हैं, बोजा ही हो सकता है जो इसका मर्डर करेगा। और इससे क्या होता है दोनों भाइयों के बीच में धीरे धीरे जो है वो
दरार बढ़ती चली गई। टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ी कि एक दिन दोनों की लड़ाई हो गई। ये वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी कि भाइयों में लड़ाई हो जाना, लेकिन वो इतनी ज्यादा वॉयलेंट हो गई क्योंकि जो अकीना था वो इतना ज्यादा शक करता था कि जब तक इनकी लड़ाई हो रही थी दोनों भाइयां देख रहे थे, और छोटे वाले दोनों भाई वो देख रहे थे इनकी लड़ाई। लेकिन जैसे ही वो पड़ोस में से किसी को बुला के लेके आते हैं, जब तक वापस आते हैं, बोजा जो सेकंड नंबर का था वो अकीना को मार देता है। यानी प्रोफेसी जो है वो सच हो जाती है। प्रोफेसी नहीं थी लेकिन का शक बढ़ता बढ़ता जो है फाइनली ये चीज हो गई। और ये जो इंसिडेंट हुआ इसने पूरे घर को तहस नहस कर दिया। बोजा जो है वो बाद में इतना ज्यादा अपने अंदर गिल्ट फील कर लेता है कि मैंने अपने ही भाई को मार दिया। हालांकि बहुत ज्यादा प्यार था दोनों भाइयों के अंदर, चारों भाइयों के अंदर। तो ये कहता है जो भाई थे आपस में साइकोलॉजिकल जो है वो पूरी तरह से टूट गए, और यहाँ पे फैमिली भी जो थी वो पूरी तरह से बिखर गई। बोझा जो है वो फाइनली इतना गिल्ट में होता है कि मैंने अपने भाई को मार दिया, कि वो पीछे जाके जो बेल था उसमें जो है सुसाइड कर लेता है गिल्ट की वजह से। तो यानी दो भाई खत्म हो गए, फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का। अब आई थर्ड ब्रदर की बारी, ओबिम्बी। ओबेम्बी जो था वो बहुत ज्यादा गुस्से से पागल हो गया था। उसको पता था कि जिसने भविष्यवाणी की है, हम तो ठीक ठाक थे, जिसने भविष्यवाणी की है अबूलू में वही जिम्मेवार है सारी चीजों का। तो वो किसी न किसी तरह से अबूलू को मारना चाहता है अब, कि उसने ही हमारे घर का सत्यानाश किया है, उसी ने हमारा घर बर्बाद कर दिया है। और वो काफी सालों तक उसके पीछे लगा रहा, मतलब कई साल लग गए उसको पीछे ढूंढने में कि वो कहाँ है। ये सब होने के बाद उसको भी पता चल गया था, जो हाफ मैड था, कि भाई ऐसे ऐसे दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार दिया है और दो भाई खत्म हो गए हैं। तो वो भाग गया था। उसके बाद कुछ कई साल बाद जो है कुछ फंक्शन होता है यहाँ पे इस एरिया के अंदर। तो वो दिखा ओबेम्बे को। तो ओबेम्बे उसके पीछे पीछे गया। तो अब यहाँ बचा छोटा बेन। अब बेन जो था अब ये देखता है कि ओबेम्बी जो है वो रिवेंज लेना चाह रहा है, तो वो उसको अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। यानी जो सबसे यंगर था ब्रदर था, जो कि नरेटर भी है स्टोरी का, तो वो अकेला नहीं छोड़ सकता था, तो वो ही उसको उसके साथ रहना पड़ा अपने भाई के साथ। तो उसके बाद दोनों भाई मिलके फाइनली जो थे वो वेम्बी और बेन जो है, हालांकि मेंशन किया गया वो वेम्बी ने जो है उसको मार दिया था, लेकिन जो बेन जो था वो भी साथ में था। दोनों भाई मिलके फाइनली जो है अबूलू को मार देते हैं। अब उसके मारने के बाद क्या होता है कि जो बम्बी था वो तो भाग जाता है, कि वो बेन को भी कहता है कि चल भाग चल क्योंकि पुलिस पकड़ेगी। लेकिन फाइनली बम्बी तो भाग जाता है, लेकिन बेन मना कर देता, वो ये कहता है जो भी सिचुएशन होगी मैं फेस करूंगा। और फाइनली पुलिस आती है और बेन को गिरफ्तार कर लेती है मर्डर के इल्जाम में। उसके बाद जब लेकिन यहाँ पे बेन को जब पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी, तो उसका फादर जो है उसको कहता है कि हाँ सोच तो मैं भी यही रहा था कि उसको जो है ये सही हुआ जो हुआ। ठीक है। अब उसके बाद स्टोरी जो है आगे चलती है। बेंजामिन को हालांकि जो जेल होती होनी थी वो तो 16 इयर्स की हुई थी, लेकिन उसका जो बिहेवियर था वो अच्छा था, तो वो जल्दी छूट गया था। यानी जब 9 इयर्स का था जब उसको जेल हुई, लेकिन जो वो छूट गया वो 16 इयर्स पे छूट गया था। उसके बाद जब घर वापस आया तो यहाँ पे बताया गया है कि वो अपने यंगर ब्रदर और सिस्टर से मिलते हैं। हालांकि इसके दो ब्रदर और सिस्टर का मेंशन स्टोरी में कहीं नहीं किया है, लेकिन लास्ट में बताया गया है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये भी बताया गया है कि जो ओबेम्बी था वो भी वापस आ गया था। तो यहाँ पे जो स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। अब यहाँ पे नरेटर का रिफ्लेक्शन जो है वो दिखाया गया है कि बेंजामिन जो है वो बताता है। अब जो बेन था वो बड़ा हो गया, ओबियसली 39 इयर्स का, वो स्टोरी बता रहा है। तो वो ये बताता है कि कैसे एक सिंगल भविष्यवाणी ने उनकी पूरी फैमिली को तहस नहस कर दिया। ये कहता है यहाँ पे जो बचपन में जो इनोसेंसी थी भाइयों के बीच में, जो ब्रदरहुड था, सारा का सारा खत्म कर दिया। ये कहता है जो पावर ऑफ बिलीफ और फियर जो है उसको कंपेयर कर रहा है कि ये जो था कि हमारी फैमिली जो थी ऐसी होगी जैसे एक फिश को आप जब पकड़ लेते हो नेट के अंदर,
तो वो तड़पती रहती है, वो कुछ नहीं कर सकती और फाइनली उसका एंड हो जाता है। ये कहता है ऐसा ही हमारे साथ हुआ कि जो हमारी पूरी फैमिली थी वो एक ट्रैप के अंदर फंसी और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। अगर थीम्स की बात की जाए तो थीम्स यहाँ पे बताया गया है कि पावर ऑफ वर्ड्स एंड बिलीफ। ये कहता है एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी, वो चाहे गलती थी, झूठी थी, लेकिन उसने रियलिटी का शेप लिया जब पीपल इसको मानने लग गए। हालांकि भविष्यवाणी सच नहीं होती है, लेकिन अगर लोग उसी के हिसाब से बिहेव करने लग जाएंगे, तो मानने लग जाएंगे, तो वो रियलिटी बन जाएगी। अब इसके अंदर थीम ये भी है, फेट और फ्री विल, कि क्वेश्चन किया गया है नॉवल के अंदर कि ये जो ट्रेजेडी हुई, ये दोनों भाइयों ने आपस में मार, दोनों भाई जो है खत्म हो गए, पूरी फैमिली जो है डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये इसका रीजन क्या था? क्या ये डेस्टिनी थी, उनकी किस्मत थी, या उनके एक्शंस थे जिसकी वजह से ये हुआ? उसके बाद एक और थीम है ब्रदरहुड और बिट्रेयल की, कि कैसे एक भविष्यवाणी से जो भाइयों के बीच में इतना गहरा प्यार था और वो ही फियर और डिस्ट्रक्शन का कारण बन गया। उसके बाद लॉस ऑफ इनोसेंस दिखाया गया है, कि जो चाइल्डहुड की क्यूरियोसिटी थी, बच्चे जैसे उसके पास बैठ गए थे और वो कहानियां सुनाता रहता था, चाहे झूठी थी चाहे सच्ची थी, उसने कुछ बोल दिया कि तुम्हारे भाई तुम्हें मारेंगे, और उसी के इतने खतरनाक परिणाम बन गए कि जो अब इनरिवर्सिबल है, यानी उसको वापस नहीं लौटाया जा सकता। उसके बाद इस स्टोरी के थ्रू जो है, ये भी दिखाया गया है कि जो इस नाइजीरिया के अंदर उस टाइम पे जो ब्रोकन फैमिली जो थी दिखाई गई है, वो सिंबलाइज भी करती है कि नाइजीरिया के अंदर उस टाइम पे कैसे इंस्टेबिलिटी थी, और जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो था नाइजीरिया के अंदर जो चल रहा था, पूरा यानी कंट्री को एक फैमिली की तरह सिंबलाइज करके बताया गया है, कि जैसे फैमिली के अंदर इंस्टेबिलिटी हो गई थी, जो ट्रेजेडी हो गई थी, ऐसे ही नाइजीरिया के अंदर चल रहा था उस टाइम के अंदर। तो ये सारा का सारा इस थीम के थ्रू जो है वो दिखाया गया है। अब एंडिंग मीनिंग स्टोरी जो है एक रिफ्लेक्टिव नोट पे खत्म होती है। बेंजामिन जो है वो बच जाता है, और एक लेकिन उसकी लाइफ के अंदर इमोशनल जो निशान है वो रह जाते हैं। फैमिली जो थी वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये दिखाया गया है कि कैसे एक ट्रेजेडी, एक छोटी सी भविष्यवाणी जो है, कैसे फियर और सस्पेंशन जो है वो एक स्ट्रोंगेस्ट जो बॉन्ड्स होते हैं उसको भी खत्म कर देता है। यानी जो किसी की कही हुई सुनी हुई बातों पे यकीन करके, यानी जिनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, वो भी टूट गया, वो भी खत्म हो गया। तो ये मैसेज जो है इसमें दिया गया है कि जो प्रोफेसीज होती है वो अपने आप में सच नहीं होती कभी भी, लेकिन इंसान उनके थ्रू जो है बिहेव करके, उनको इम्प्लीमेंट करके उनको रियल बना देता है, रियल में नहीं होती प्रोफेसीज। तो ये सारा का सारा इस कहानी में बताया गया है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, और आपको क्या आप अपनी फीडबैक शेयर कीजिए। और आपकी जो फीडबैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है मुझे इस टाइप के वीडियोस बनाने के लिए। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।